कि खुल जाएंगे रास्ते भी तुम मुश्किलों से लड़ो तो सही। कि खुल जाएंगे रास्ते भी तुम मुश्किलों से लड़ो तो सही, सब होंगे हासिल, सब होगा हासिल, तुम जिद पर अड़ो तो सही, तुम जिद पर अड़ो तो सही। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक रतवार आपका फिर से एक बार स्वागत, आप हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोगा जी क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप लोग? सोचो किसने कहा था। अब यहाँ से आगे का अपन डिस्कस करेंगे। आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक छोटा सा चित्र है आपके सामने, और जो रीट या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस चित्र को जानना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चित्र से आगे बढ़ने का एक जो सिंपल से सिंपल तरीका हमने आपके सामने खोजा है, उस तरीके से, उस तरीके पे और उस तरीके से थोड़ा सा हम आगे बिल्कुल डिस्कस करेंगे आज। तो डेफिनेटली आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, बुद्धि का एक जो चैप्टर माना जाता है, जिसे कौन सा चैप्टर? बुद्धि का एक जो चैप्टर है, बुद्धि के सिद्धांतों का एक जो चैप्टर है, और सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है जिसे आप त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से जानते हो। त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से जानते हो। कौन से सिद्धांत के नाम से जानते हो सर? त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से जानते हो। और इस त्रिआयामी सिद्धांत को इस जो दिया था, प्रवर्तक थे इनके, प्रवर्तक कौन थे बताइए? प्रवर्तक थे इसके गिलफोर्ड। कौन थे सर? गिलफोर्ड इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे। गिलफोर्ड ने एक व्यक्ति के मस्तिष्क में, गिलफोर्ड ने एक व्यक्ति के मस्तिष्क में, किसमें सर? मस्तिष्क में 3 आयाम माने। कितने आयाम माने? 3 आयाम माने, या जिन्हें 3 विमाएं मानी थी। कितनी मानी थी? 3 विमाएं मानी थी। इसलिए इस सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किसके? त्रिविमीय सिद्धांत के नाम से, विमीय सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंग्लिश में जिसे 3 डायमेंशनल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। किस थ्योरी के नाम से जाना जाता है सर? 3 डायमेंशनल थ्योरी, 3 डायमेंशनल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और इस जिस वर्ड को हमने मिटाया था उसको वापस से एक बार लिख लें। इसको आप कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद, आप इसको नाम से जानते हो। तो हमारे पास एक सिद्धांत जिसे आप त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से जानते हो। त्रिआयामी सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? त्रिविमीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इस त्रिविमीय सिद्धांत को हम इंग्लिश में 3 डायमेंशनल थ्योरी के नाम से जानते हैं। आप एक शब्द सुना होगा आपने, 2D। क्या? 2D। क्या सर? 2D। एक मैथमेटिक्स में आप, ज्योमेट्री में आप पढ़ते हो 2D, और 2D से अगली एक पढ़ते हो एक संरचना जिसे आप 3D के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? 3D के नाम से जानते हो। और जो डायमेंशनल होता है, डायमेंशनल को ही आप आयाम या विमा कहते हो। डायमेंशनल को ही आप क्या कहते हो? आयाम या विमा कहते हो। तो इससे आगे थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। एक शब्द सीधा सीधा अब कंटेंट ये हो गया कि इस त्रिविमीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गिलफर्ड है। और इस गिलफर्ड ने व्यक्ति के मस्तिष्क में, किसके मस्तिष्क में? एक व्यक्ति के मस्तिष्क में कितने आयाम बताए? 3 आयाम बताए या 3 विमाएं बताई। कितनी बताई? 3 आयाम या 3 विमाएं। अब दिक्कत था, ये सिद्धांत दिया कब था? तो इन्होंने 1967 में, 1967 में एक बुद्धि की संरचना जैसा एक मॉडल प्रस्तुत किया। बुद्धि की संरचना जैसा एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहा गया। जिसे क्या कहा गया? बुद्धि संरचना मॉडल कहा गया। जिसे क्या कहा गया मित्रों? बुद्धि संरचना मॉडल कहा गया। बुद्धि संरचना मॉडल कहा गया। क्या कहा गया? बुद्धि संरचना मॉडल कहा गया। ये बुद्धि संरचना मॉडल दिया कब था? 1967 के अंतर्गत दिया था। कब दिया था? 1967 के अंतर्गत दिया था। इस बुद्धि संरचना मॉडल में उन्होंने कौन कौन से मॉडल बताए? जो 3 आयाम थे, वो 3 आयाम कौन कौन से? कुछ किताबों में इसको थोड़ा गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जैसे कुछ किताबों में, नाम तो नहीं लूंगा, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, इस तरीके से इसको बताया गया है। लेकिन जो एग्जैक्टली जो इसका, अगर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि गिलफोर्ड द्वारा त्रिआयामी सिद्धांत का सही क्रम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि सही क्रम क्या है? क्रम क्या है किसका?
इस त्रिआयामी सिद्धांत का। किसका? इस त्रिआयामी सिद्धांत का। ये इसका बिल्कुल भी सही क्रम नहीं है। तो जितने भी लेखक महोदय हैं उनसे मैं यही थोड़ी सी एक इस मंच के माध्यम से थोड़ा सा ये कहूँगा कि भाई अपने इस ज्ञान को अच्छे तरीके से बांटिए, क्योंकि बच्चे हैं वो बहुत ही भोले हैं। अब उन बच्चों को आप जो देंगे वही आप सीखेंगे, तो इसलिए आप अपने थोड़ा सा उसको रिवाइज करिएगा और उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करें। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, और आगे चलने के बाद हमने इसके सही क्रम को जानना है। और इसका सही क्रम जो है सर वो है आपका विषय वस्तु, विषय वस्तु संक्रिया, विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद। विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद, ये इसका बिल्कुल सही क्रम है, बिल्कुल ही सही क्रम है। मेरे कुछ फेवरेट लेखक भी हैं, नाम तो बिल्कुल लेना चाहूंगा, मेरे जैसे बहुत ही शानदार, जिसको मैं अपना गुरु मानता हूँ। गुरु तो मैं साइकोलॉजी में सबको मानता हूँ, जो मुझको भी दो कुछ शब्द सिखा जाए वो मेरे साइकोलॉजी में गुरु है। इनफैक्ट मेरे जीवन में वो गुरु है जिससे मैं कुछ दो शब्द सीखूं, और जिससे मैं ज़्यादा सीखूं। क्योंकि मुझे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं दावाई का कार्बन कॉपी है, मैं किसी का कार्बन कॉपी तो नहीं हूँ, लेकिन दावाई सर आई मिस यू, बहुत सारा मिस यू। मैं चाहता हूं आपसे कभी मिलूं। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आगे हम अगर चलें तो हम डिस्कस करना चाहेंगे विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद। इस विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद को अगर थोड़ा सा इंग्लिश टर्म हम लेके चले, क्योंकि इंग्लिश में हाथ हमारा तंग मानते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। विषय वस्तु को आप कहते हो कंटेंट। क्या कहते हो सर? कंटेंट। क्या कहते हो? कंटेंट कहते हो। और संक्रिया, संक्रिया होती है ऑपरेंट। क्या होती है सर? ऑपरेंट। इसको संक्रिया को ऑपरेंट कहते हैं, और उत्पाद को आप कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे सर? प्रोडक्ट कहेंगे आप इस उत्पाद को। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। तो हमारे पास एक मॉड्यूल सामने आया कि विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद, कंटेंट ऑपरेंट प्रोडक्ट। इसको शॉर्ट में अगर कहूं तो इसका जो सही क्रम माना जाएगा वो सीधे तौर पे मान लेना COP, कॉप। क्या? COP, कॉप। अब दिक्कत ये हो गई हमारे सामने सर, ये संक्रिया क्या है, उत्पाद क्या है, विषय वस्तु क्या है। तो इसमें से मैं थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा मुझे। और सबसे पहले नंबर पे यहाँ से आप डिस्कस करें। 1 विषय वस्तु, 2 संक्रिया, 3 उत्पाद। कंटेंट, ऑपरेंट और प्रोडक्ट। तो यहाँ से अब मेरे पास ऑप्शन, हमारे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा इसको एरेज कर रहा हूँ। ये सिद्धांत कब दिया था? 1967 में दिया था। कब दिया था? 1967 के अंतर्गत दिया था, जिसमें इन्होंने 3 आयाम बताए, संक्रिया, विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद। इस विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद में उन्होंने कुल 5 गुणा 4 गुणा 6 बराबर 120 कोष बताए थे। कितने कोष बताए थे सर? 120 कोष बताए थे। इस 1967 के बाद, इस 1967 के बाद एक डेट आएगी आपके सामने 1978। कौन सी डेट आएगी? 1978 डेट आएगी। और इस 1978 में इन्होंने इस पूरे ही मॉडल में थोड़ा सा उन्होंने अपना प्रयास बढ़ाया। और ये जो प्रयास बढ़ करके जो हुआ था ना सर, वो हुआ था आपका 5 गुणा 5 गुणा 6 बराबर 150 कोष। इसमें 1978 में कोषों की संख्या कितनी हो गई? 1978 में कोषों की संख्या कितनी हुई सर? 5 गुणा 5 गुणा 6 बराबर 150 कोष। ओके। नेक्स्ट एक डेट आती है आपकी 1988। कौन सी आती है? 1988 एक डेट आती है। और इस समय इस कोषों की जो संख्या थी 6 गुणा 5 गुणा 6 बराबर 180 कोष बताए थे। 180 कोष बताए थे। तो जो अभी वर्तमान में जो कोषों की संख्या है वो कोषों की संख्या है 180। वर्तमान में कोषों की संख्या कितनी है? 180 है वर्तमान में। कब सर? वर्तमान में। लेकिन अगर मैं बात कहूं मूल रूप से, कैसे? मूल रूप से जो कोषों की संख्या है, मूल रूप से, कैसे? मूल रूप से कोषों की संख्या, मूल रूप से कोषों की संख्या कितनी है? 120 है। कितनी है सर? 120 है। अब इसमें ये सिद्धांत कब है? 1967 में। 1978 में पहला संशोधन हुआ, दूसरा संशोधन हुआ है इसमें 1988 के अंतर्गत। ये चीजें आप याद रख लेना। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से आगे की बातें हम अभी विस्तार पूर्वक जानकारी रखेंगे। और इस जानकारी के लिए हम थोड़ा सा आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा सा समय दे रहे हैं। उस समय को आप भरपूर मात्रा में प्रयोग करिए और आगे देखते हैं।
थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा मुझे अरेंज करना पड़ेगा सर, क्योंकि थोड़ा हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, तो इसको मैं यहाँ तक अरेंज कर रहा हूँ आपके सामने। पहला शब्द है हमारे पास विषय वस्तु। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब अच्छी तरीके से करें तो मुझे ये साइज ये शेप थोड़ा अच्छी नहीं लगी, ठीक है। विषय वस्तु, विषय वस्तु, ओके। दूसरी एक शब्द है हमारे पास, क्या बोलिए, संक्रिया। क्या सर, संक्रिया। और तीसरा एक जो शब्द है रिजल्ट, परिणाम, प्रोडक्ट, ओके। ये हमारे सामने कुछ एक शब्द आ गए हमारे सामने। अब एक बात बताइए आप, मैं जनरली छोटी सी बात पूछना चाहूंगा आप सबसे कि आप कहीं कोई टूर पे जा रहे हैं, तो आप जब टूर पे जाएंगे तो सामान तो लाएंगे ना। आप कुछ घर पे कुछ बना रहे हो, तो उसके लिए कुछ बनाने के लिए जो एक सामग्री है वो तो चाहिए होगी ना। बनाने के लिए सामग्री चाहिए कि आप सामग्री लेके आए, ठीक है। बनाते समय आपने अपने विवेक, अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया, अपने ज्ञान का प्रयोग किया। उसके बाद वो बना कैसा है, टेस्टी बना या फिर बस उफ वाली कंडीशन आएगी कि यार बस पहले ही टाइम खराब हो गया हमारा। तो ऐसा कुछ नहीं, इसको उसी क्रम में आपको लेके चलना है। विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु को अगर मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूं तो विषय वस्तु होते क्या है। विषय वस्तु को इंग्लिश में आप कहते हो कंटेंट। क्या कहते हो, कंटेंट कहते हो। और इस कंटेंट को आप कहेंगे क्या, कंटेंट मतलब होता है समस्या समाधान के लिए, समस्या समाधान के लिए, समस्या समाधान के लिए, समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है। इस शब्द को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके लिखूंगा, समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है सर, उस सामग्री को ही क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, उस सामग्री को ही क्या कहा जाता है, विषय वस्तु कहा जाता है। बहुत ही प्यारी भाषा में मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं कि समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, उस सामग्री को क्या 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 कहा जाता है, विषय वस्तु कहा जाता है, कंटेंट कहा जाता है। एक तो ये आपकी परिभाषा हो गई कि समस्या समाधान के लिए आप लिख सकते हैं, समस्या समाधान के लिए आप जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं, आपके लिए जो सामग्री अच्छी होती है, वर्तमान जो सामग्री की आपको आवश्यकता होती है समस्या समाधान के लिए, उस समस्या समाधान के लिए उस सामग्री को आपने क्या का नाम दिया, विषय वस्तु नाम दिया। क्या नाम दिया, विषय वस्तु नाम दिया। और विषय वस्तु के लिए आगे बढ़ेंगे आप इस संक्रिया पर। संक्रिया है क्या, संक्रिया को आप कहते हो क्या, क्या बताइए, क्या बोलेंगे संक्रिया को, संक्रिया को आप बोलेंगे क्या, ऑपरेंट। क्या बोलेंगे सर, ऑपरेंट आप इसको बोलेंगे। और समस्या समाधान के लिए आप सामग्री ले आए, आप आगे क्या बढ़ेंगे, समस्या समाधान के लिए, समस्या समाधान के लिए, समाधान के लिए मानसिक प्रक्रिया से गुजरना। किससे गुजरना, मानसिक प्रक्रिया से गुजरना। किससे गुजरना सर, मानसिक प्रक्रिया से गुजरना, मानसिक प्रक्रिया से गुजरना। समस्या समाधान के लिए मानसिक प्रक्रिया से गुजरना ही क्या कहलाएगा मित्रों, संक्रिया कहलाएगा। और समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहा जाता है। समस्या समाधान के लिए जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरा जाता है उसे संक्रिया कहा जाता है। और आप आगे बढ़े यहाँ से पहले इस परिणाम को इंग्लिश में कहा आपने प्रोडक्ट। क्या कहा सर, प्रोडक्ट नाम दिया, उत्पाद नाम दिया। और समस्या समाधान के रूप में या समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई, जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त हुई, जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त हुई, सूचनाएं प्राप्त हुई, उसे कहा जाता है आपका उत्पाद। उसे क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, उत्पाद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। अब यहाँ तक एक समय था कि इस संक्रिया किसे कहा जाता है, क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता था कि संक्रिया किसे कहा जाता है, विषय वस्तु किसे कहा जाता है, या संक्रिया विषय वस्तु या उत्पाद किसके द्वारा दिया गया है। लेकिन यहाँ से आगे के समय में कुछ क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ेगी, और उस प्रोबेबिलिटी को देखते हुए हम इसके कुछ जैसे विषय वस्तु में कौन कौन से आयाम रहेंगे या संक्रिया में कौन कौन से आयाम रहेंगे, वो आयाम हम यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस करेंगे। देखो आपको मजा भी आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उस स्थिति को आगे बढ़ने के लिए आप एक सबसे पहले यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट को ध्यान में रख के
स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, आप उसको पढ़िएगा, आप उसको पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। और विषय वस्तु वापस से मैं बोल रहा हूँ, विषय वस्तु है क्या? विषय वस्तु है किसी भी समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसे विषय वस्तु कहा आपने, और समस्या समाधान के लिए जिस मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे संक्रिया कहा आपने, और जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त हुई उसे आपने उत्पाद कहा। क्या कहा? उत्पाद कहा या परिणाम कहा, उत्पाद कहा या परिणाम कहा। इस शब्द को थोड़ा सा हम परिणाम भी सही है, लेकिन हमारे जो दिया हुआ है सिलेबस में वो है उत्पाद शब्द। क्या है? उत्पाद शब्द। अब आगे चलते हैं सर कि विषय वस्तु क्या है, संक्रिया में कौन कौन से पद आएंगे, तो इनको मैं एक बार इरेज करूंगा, इसको तो नहीं करूंगा, यहां से आगे इरेज करके रख लिया। अब यहां से आगे क्या है ये देख लेते हैं। विषय वस्तु क्या है? क्या सर विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु के लिए हमने एक शब्द दिया, जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले हम मूल रूप से पढ़ेंगे कि वो 4 शब्द हैं। एक तो है आकृतिक, क्या? आकृतिक, सांकेतिक, बहुत ही राइमिंग वर्ड है, आकृतिक, सांकेतिक, आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक। आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। आपके पास 4 वर्ड हुए। क्या? कितने वर्ड हुए? 4 वर्ड हुए। अब दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा सर, जिसे आप किस नाम से जानते हो? संक्रिया के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? संक्रिया के नाम से जानते हो। और इंग्लिश में जिसे ऑपरेंट आपने कहा। इस ऑपरेंट में कौन कौन से पद आप पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। ऑपरेंट में सबसे पहले पद पढ़ेंगे आप स्मृति। क्या पढ़ेंगे सर? स्मृति के नाम से एक पद पढ़ेंगे। स्मृति के बाद आप पढ़ेंगे संज्ञान। क्या पढ़ेंगे? संज्ञान आप पढ़ेंगे। संज्ञान के बाद आप पढ़ेंगे अपसारी। क्या पढ़ेंगे? अपसारी। अपसारी एक ऐसा शब्द है जो मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है कि अपसारी है सृजनात्मकता से संबंध, और अभिसारी है बुद्धि से संबंधित। किससे संबंधित? अभिसारी है बुद्धि से संबंधित। और एक शब्द शायद हो सकता है वो आपके इस पेपर में शायद छपा हो कि आउट ऑफ बॉक्स किससे संबंधित है, तो आउट ऑफ बॉक्स संबंधित है आपके अपसारी से। अपसारी किससे संबंधित है? सृजनात्मकता से। और इसका अगला पद रहेगा वो रहेगा मूल्यांकन। क्या रहेगा सर? मूल्यांकन रहेगा। क्या पद रहेगा? मूल्यांकन अगला पद रहेगा। नेक्स्ट एक शब्द जिसको आपने कहा, क्या कहा बोलिए? उत्पाद कहा। क्या कहा? उत्पाद, या आप कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे सर? प्रोडक्ट आप कहेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पद आएंगे तो वो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से पद आएंगे। अच्छा, ये सारी जो कहानी है ना, पूरी कहानी, पूरी जो कहानी है किस पर बनी है? सॉरी, बताइए किस पर बनी है? पूरी कहानी किस पे बनी है भाई साहब? पूरी कहानी बनी है इस पर। किस पर? इस पर बनी है। इस पर बनी है। इस है को थोड़ा सा ऐसे भूल जाइए जैसे बंदा शादी के बाद अपने प्यार को भूल जाता है। सही कहा? देखिए किस पर बनी है? इस पर बनी है। किस पर बनी है? इस पर बनी है। तो देख लेते हैं। इसको आपने कहा इकाई। क्या कहा? इकाई कहा। क्या कहा सर? इसको क्या क्या कहा आपने? इकाई कहा। और इसको कहा आपने संवर्धन। क्या कहा? संवर्धन। क्या कहा? संवर्धन। इसको कहा आपने परिणाम। क्या कहा आपने इसको? परिणाम नहीं, सॉरी, प्रणाली कहा। क्या कहा? प्रणाली कहा आपने इसको। और प्रणाली क्या कहा सर? प्रणाली कहा। नेक्स्ट आपने नाम दिया इसको क्या? बताइए, बोलिए, आगे बोलो। क्या नाम दिया? इकाई, संवर्धन, प्रणाली और रूपांतरण। क्या? रूपांतरण। क्या नाम दिया? रूपांतरण। और आगे इस वय को नाम दिया आपने वर्ग। क्या नाम दिया सर? वर्ग। और इस नि को नाम दिया निहितार्थ। क्या नाम दिया? निहितार्थ आपने इसको नाम दिया। क्या नाम दिया सर? निहितार्थ। क्या नाम दिया? निहितार्थ। तो ये हमारे सामने कुछ एक हमारे सामने जो ओशीपी का सिद्धांत है, या सॉरी, ओशीपी का नहीं, ओशीपी तो सिद्धांत है खुद। गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत या 3 डायमेंशनल थ्योरी, उस 3 डायमेंशनल थ्योरी में जो सबसे पहले जो इन्होंने एक कोषों की संख्या दी, वो कोषों की संख्या थी कितनी? 120 थी। कितनी थी? 120। और ये जो वर्गीकरण हुआ है वो 120 के अकॉर्डिंग किया है। किसके अकॉर्डिंग किया है सर? ये बिल्कुल 120 के अकॉर्डिंग किया है। इसके अंतर्गत जो है 4 × 5 × 6 बराबर कोषों की संख्या
120। कोशों की संख्या 120 की गई है। कितनी की गई है? 120। अब क्वेश्चन आने के ज्यादा कौन से चांसेस रहेंगे यहाँ से आगे, क्योंकि यहाँ से आगे अभी जानते हैं कि एक जो क्वेश्चन पुट करने का जो तरीका बहुत ज्यादा टफेस्ट में से टफेस्ट की ओर जा रहा है, और इतना जा रहा है कि बच्चे खुद ये यकीन भूल जाते हैं कि सर इतने क्वेश्चन, इतने टफ क्वेश्चन भी आएंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई कमजोर है, अगर आपकी पढ़ाई कमजोर है तो बेशक आपको पेपर टफ लगेगा। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो 2021 की तरह पेपर आपको बिल्कुल सरल लगेगा। ठीक है, तो ये पेपर शायद आपको सरल लगे डेफिनेटली, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कि निम्न में से विषय वस्तु में से कौन सा कारक गिलफोर्ड द्वारा बताया गया है या बताया गया नहीं है? अगर चारों याद है तो आप बता देंगे। निम्न गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में से आपके संक्रिया कारक में से या संक्रिया आयाम में से कौन सा कारक गिलफोर्ड द्वारा बताया गया था या बताया गया नहीं है? अगर आपको ये 2, 4, 5 याद है तो ठीक है, और अगर इस पर बनी है ये सारी कहानी तो पक्का आपको याद रहेंगे। E4 इकाई, S4 संवर्धन, P4 प्रणाली, R4 रूपांतरण, W4 वर्ग और N4 नाफोर निहितार्थ। ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। उम्मीद है एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां से आगे की बात हम बिल्कुल आगे रखेंगे। तो एक चीज मैं बताऊं, ये है नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे वुड में एल का उच्चारण होता है, बिल्कुल साइलेंट होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको इस वीडियो में से, इस चैनल से थोड़ा भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को आगे अपने फ्रेंड्सों तक शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें इसमें एक अप्रिसिएशन मिलता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से हमें एक ऊर्जा मिलती है कि हमें बिल्कुल वीडियो बनानी चाहिए। अगर आप अपना प्यार इस चैनल पे नहीं दिखाएंगे तो हम आगे की वीडियो कैसे बनाएंगे? तो आपके द्वारा जो हमारे लिए एक जो काम है वो बस इतना है, क्योंकि इसमें वीडियो में व्यूज़ तो 100 हो जाते हैं लेकिन लाइक सिर्फ 20। ये क्या होता है सर? ये तो एक प्रकार का धोखा ही है ना। तो इस धोखे से बचिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब बराबर मात्रा में करते रहिए, बैलेंस रखिए इस चैनल को। आपका ही चैनल है तो उम्मीद रखते हैं बिल्कुल आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के आएंगे। जब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय।